नमस्कार, एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति। भारत में बहुत बड़ा भूखमरी हुआ था 1943 में, और इसको बंगाल फेमाइन के बारे में नाम दिया गया था, जो कि हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या था बंगाल फेमाइन और क्यों हुआ था इतना बड़ा भूखमरी। आप जान लीजिए 1943 में 1943 में भारत में बहुत बड़ा भूखमरी हुआ था, जिसमें बंगाल के लगभग 30 लाख से अधिक लोगों की भूख से मौत हो गई थी, खाने के कारण मौत हो गई थी। उसके बाद 1947 से 1967 के बीच में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई, जिसके कारण 1967 के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967 से 1978 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन का निर्णय लिया गया। और ये क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन, आप जान लीजिए। सबसे पहले तो आप जानें कि भूखमरी मतलब कि भूखमरी का क्यों होता है। भूखमरी बहुत ज़्यादा हुआ था 1947 1967 के बीच में भी। तो क्यों हुआ था? क्योंकि उपज बहुत कम था और पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उपज कम था, फार्मिंग सही नहीं था। तो इसके लिए 1967 में एक निर्णय लिया गया, हरित क्रांति। हरित क्रांति में हुआ क्या कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल टाइप का फार्मिंग करने के लिए प्लान बनाया गया। जैसे पहले क्या था कि जैसे मतलब बारिश के भरोसे लोग बैठा रहता था, सही से सिंचाई व्यवस्था नहीं था, इन सब के कारण भूखमरी था। इन सब के कारण उपज बढ़िया नहीं होता था, क्योंकि बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, सही से डैम नहीं है। जो आप देखते हैं गांव में जाइएगा तो खेत वगैरह रहेगा, तो खेत के बगल में जो रहता है नदी टाइप का रहता है, रोड के किनारे, और खेत के बगल में आप गड्ढा टाइप का रहता है। तो आप लोग सोचते हो कि नदी क्यों है? ये नदी है, पानी छोड़ता था लोग नदी से, बड़े बड़े नदी से, गंगा नदी या फिर जो भी नदी है उससे पानी जाता था उस नदी के किनारे। और वो नदी है गांव गांव जाता था, हर गांव में वो अलंग जो रहता है, रोड रहता है, उसके किनारे किनारे वो 10 फीट 15 फीट का नदी रहता है, अभी भी है। वो नदी इसलिए रहता है ताकि जो बड़े रिवर है उससे पानी जब छोड़े तो उसके थ्रू, वो नदी के थ्रू पूरे गांव में जहाँ पे भी सब जगह खेत में पानी चला जाए। आप सोचिए जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी मान लीजिए बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी है, तो पटना में गंगा नदी है, बिहार शरीफ रहेगा, फतुहा रहेगा या फिर और दूर रहेगा, और खेतों में तो गंगा नदी नहीं ना जाएगा। गंगा नदी जाने के लिए कुछ तरकीब अपनाने पड़ेगा। तो उसके लिए खाई बनाया गया, जिसको कि खत्ता कहते हैं, जिसको कि नदी कहते हैं, छोटा छोटा नदी जो कि रोड के किनारे हो, एकदम वो लगातार नदी रहता है। आप रोड के किनारे किनारे जाइएगा ना तो पूरा आप चल जाइए गांव की तरफ, हर जगह सड़क के किनारे किनारे नदी रहता है 10 फीट 15 फीट का, जिससे कि पानी जाता है, बारिश के दिन में पानी जाता है। तो इन सब चीज़ का व्यवस्था किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान। उसके बाद और भी कुछ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जो कि बीज था, हाइब्रिड सीड आईकर के द्वारा, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा हाइब्रिड सीड का निर्माण किया गया, जिससे कि उपज ज़्यादा बढ़े। हाइब्रिड सीड का जिसमें आपको वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, यही ज़्यादातर हाइब्रिड सीड, यही सब का निर्माण किया गया। उसके बाद पेस्टिसाइड्स का, खाद का, इन सब चीज़ का, पहले क्या था बायोलॉजिकल फार्मिंग होता था, अब खाद वगैरह का निर्माण किया गया जिससे कि उपज ज़्यादा हो। इंसेक्टिसाइड्स का आपको निर्माण किया गया जिससे कि कीड़ा मकोड़ा मरे। तो इन सब चीज़, उसके बाद पंपिंग का व्यवस्था किया गया। आप ट्रैक्टर से, पहले खेत जोता जाता था हर बैल से, बैल जोतता था। तो हाल फिलहाल 2005 तक ऐसा ही था, 2006 तक हर बैल से जोताता था खेत, जिसमें कि बैल जोतता था। अब ट्रैक्टर वगैरह का व्यवस्था, लेकिन उस समय से स्टार्ट हो गया था ट्रैक्टर व्यवस्था वगैरह का व्यवस्था किया गया, ट्रैक्टर से खेत जोताने लगा। उसके बाद फिर आपको पंपिंग से पानी, मोटर वगैरह का आपको डेवलपमेंट हुआ, मोटर वगैरह से पानी, जो क्या देखते हैं नदी वगैरह, खाई या कुआं में मोटर लगा देता है, मोटर से पानी खींचता और पूरा पानी फेंकता था। अगर बारिश नहीं हुआ तो उसके माध्यम से भी कुआं में मोटर लगा दिया, या फिर नदी वगैरह जो आया है तो उसमें मोटर लगा दिया, पानी उससे जा रहा है, खेत में पानी जाता था उससे। अब बोरिंग का भी जमाना आ गया, बोरिंग से भी अब तो जो डीप बोरिंग रहता है, बोरिंग 5 हाउस 4 हाउस का बोरिंग कर देता है, लोग बोरिंग में पाइप लगा के पानी फेंक देता है, बहुत आसानी से पंपिंग से पानी वगैरह पट जाता है। तो इन सब
क्रियाओं के कारण, और ये ज़्यादातर आपको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हुआ। नीचे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ही ज़्यादातर ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा हुआ था, और ज़्यादातर क्षेत्रों में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं हुआ। भारत के 40% में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा हुआ, बाकी 60% ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा नहीं उठा पाए। इसके बाद आपको फैक्ट्री वगैरह भी लगने लगा, जैसे पंपिंग सेट बनाना है, आपको मोटर इंजन बनाना, तो इन सब के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। आपको ट्रैक्टर वगैरह का निर्माण हुआ जो कि इस तरह से खेत जुताई का काम करे, पीछे लगाने का काम करे। तो इन सब चीज़ों से उसके बाद बहुत सारे चीज़ों का आपको टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिसके लिए इंडस्ट्रियल जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए आपको सीड्स वगैरह, हाई यील्डिंग सीड्स, ये सब का निर्माण करने के लिए तो फैक्ट्री वगैरह का भी निर्माण हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से आ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन पे, और बड़ा बड़ा फार्मिंग एरिया इसमें आने लगा। इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि बड़े बड़े जो फार्मर्स थे उनको ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन था, ज़्यादा उपज हुआ और उन लोग का ज़्यादा फायदा हुआ। इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि जो आपको डिफिशियंट कंट्री था वो सेल्फ सफिशियंट हो गया, मतलब कि जो दूसरों से इंपोर्ट करता था अनाज, वो अब दूसरों को सप्लाई करने लगा। ये 1967 से 1978 के बीच में इतना हुआ कि 121 टन से ज़्यादा, शायद इस तरह का कुछ आंकड़ा है, उससे ज़्यादा आपको इसमें हो गया, आपको उपज हुआ, और जिससे कि दूसरे जगह सप्लाई करने लगा भारत का लोग, भारत का जो किसान था, भारत का सरकार था, दूसरे कंट्री में सप्लाई करने लगा। अभी भी होता है अफगानिस्तान वगैरह में, तो अभी भी जाता है, अब तो और ज़्यादा स्तर पे जाता है। पर उसी वक्त से समझिए जो आज़ादी के बाद डिफिशियंट था फूड के लिए, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहता था, इंपोर्ट करता था, वो इतना ज़्यादा हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इतना ज़्यादा उसमें उपज होने लगा कि उसका दूसरे कंट्री को सप्लाई करने लगा। लेकिन इसमें आप कुछ डिमेरिट ये था कि ये सीमित रहा, आपको वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज इसी के पास सीमित रहा, क्योंकि हाई यील्डिंग सीड्स यही सब थे, यही 5 थे। बाकी दूसरे जो थे वो हाई यील्डिंग सीड्स नहीं बना पाए, जिससे कि उन सब पे बेनिफिट नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा वीट का सप्लाई हुआ, सबसे ज़्यादा वीट का उपज हुआ। आपको 1978 से 2005 के बीच बहुत ज़्यादा वीट का उपज हुआ, जो आटा होता है गेहूं, उसका उपज सबसे ज़्यादा हुआ इसमें। तो समझिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा वीट का है, वीट रिवॉल्यूशन भी इसको कह सकते हैं, इतना ज़्यादा उपज हुआ। और जो ये था कॉटन, जूट वगैरह था, फूड क्रॉप्स के छोड़कर दूसरे जो क्रॉप्स थे, मतलब जो कि सेलिंग क्रॉप्स थे, जो इसको कि बेचकर अर्न किया जाता है, तो उन सब को, फूड क्रॉप्स को छोड़कर दूसरे क्रॉप्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। और इसमें फिर दूसरा डिमेरिट है कि जो छोटे किसान थे वो वेजेस पे ही सिर्फ खटते रह गए, छोटे किसान को भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। तीसरा इसका डिमेरिट ये भी है कि आपका इसमें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है, जो फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, तो ये सब जो मतलब खेत में जो डालना रहता है, छिटना रहता है, दवा डालना रहता है, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया फार्मर लोग को। फार्मर लोग अपने मन मुताबिक छिटते चले गए, सिर्फ दवा, मतलब दुकान वगैरह अभी भी क्या करता है, दुकान वगैरह वाला जाइएगा, भाई मेरा ये मसूरी खराब है, मेरा गेहूँ खराब है, तो उसमें दवा दे देता है, दवा जाके आप छीट दीजिए। आपको कोई ट्रेनिंग तो है नहीं कि कितना छिटना है। तो उसी तरह से पहले ट्रेनिंग वगैरह दिया नहीं गया, जिससे कि लोग दवा सही मात्रा में छीटे नहीं, जिससे कि क्रॉप को भी नुकसान हुआ, हवा को भी नुकसान हुआ, उसके जो सॉइल है उसको भी नुकसान हुआ। और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आज के डेट में आप देखिए बीमारी इतना जो आ रहा है, पहले इतना बीमारी नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ था इतना बीमारी नहीं था। आज के डेट में कैंसर हो गया, बहुत खतरनाक बीमारी आ रहा है, जो कि फूड के कारण हो रहा है, इसी सब पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के कारण हो रहा है। तो ये सब भी आने लगे, तो इसका ये सारा डिमेरिट हो गया, और जिसके कारण कि मतलब कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये बहुत बड़ा डिमेरिट भी हुआ, और इसका कुछ बेनिफिट भी हुआ, जो कि आज भी पता चला। इसमें ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा फूड मतलब कि ग्रो होने लगा। लेकिन इन सब का ज़्यादा पूरे भारत में ये नहीं हो पाया। ये 1967 से 1978 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि ये आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इतने दूर में सीमित रहा। पूरे भारत में ये नहीं हुआ। आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम दूसरे वीडियो में अभी और भी बहुत बड़ा चीज़ लाएंगे और बहुत अच्छा चीज़ लाएंगे, तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।